Hi everyone, welcome to my YouTube channel Made in Earth. We have a special guest with us जिसे हम नीट के जर्नी के बारे में बात करेंगे। उसने मतलब कैसे क्रैक किया एग्जामिनेशन, क्या था उसका स्ट्रैटेजी। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम अहमदुल्ला है। ही इज़ अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एनएमसीएच पटना। सो हम बात करेंगे। तो अहमदुल्ला कैसे हो? बढ़िया हूँ, थैंक यू हमें जो है मौका देने के लिए अपने नीट की जर्नी को सामने रखने के लिए कि कैसे मैंने नीट की जर्नी की और जो है हो गया मेरा। तो अहमदुल्ला क्या था तुम्हारा मार्क्स क्या था नीट में? मेरा मार्क्स 673 था और कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा ये? और फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब तुम 12th के साथ मतलब क्लियर किया उसको ना। और अहमदुल्ला तुम 10th कहाँ से किए थे? 10th में बेतिया में आरएल इंटरनेशनल स्कूल से किया था और परसेंटेज क्या था तुम्हारा 10th और में? मैं 10th में मेरा 91.2% था। और 12th तुम कहाँ से किए थे? 12 में एक स्कूल था चंपाकुर, वहाँ से किया था और उसमें मेरा 87% था। ओके। तो मैं तुमसे जो बात करूँगा, तुम पहले जब तुम आए थे 10th करके, तुमने कैसे मतलब 11th में कैसे स्टार्ट किया था? मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि 11th में आता है उसको इसी में टाइम निकल जाता है कि स्टार्ट कैसे करें। तुमने कैसे स्टार्ट किया था? जी, 10th देने के बाद मैं जो है पहले ही सोच लिया था कि मतलब नीट का एग्ज़ाम देना है और बहुत इसमें कॉम्पिटिशन है, तो मैं सोच लिया कि कोटा जाना है, एलन में एडमिशन लेना है। तो वहाँ पे 11th-12th दोनों साल जो है एलन में एडमिशन लिया और वहाँ पे पढ़ा, उसके बाद से बोर्ड के साथ दिया तो हो गया मेरा। मतलब पढ़ते कैसे थे? जब तुम आए मतलब 10th के एग्ज़ाम दे करके, तो फिर स्टार्ट कैसे किए? मतलब जब सर पढ़ाते थे, वो आकर के रिवाइज़ करते थे, कैसे मतलब कैसे पढ़ते थे? मेरा ये था कि जैसे 11th में गए तो 11th में क्या होता है कि जो भी पढ़ाया जाता था तो उसको मैं आगे रूम पे कर लेता था। मतलब कि जिस दिन जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है या जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसी दिन आके रिवाइज़ कर लेता था। और जैसे संडे को कभी जो है क्लास नहीं होता है, उस दिन जो भी हुआ है पीछे का वो सब संडे को रिवाइज़ कर लेता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कैसे करते थे 11th में, जब आए थे तुम? क्वेश्चन प्रैक्टिस वही अभी जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि धीरे-धीरे पढ़ाया जाता है, तो सिलेबस बहुत कम होता है। तो जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसका जो भी पीवाईक्यू है या जो मॉड्यूल है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा, उसमें जो भी मॉड्यूल है, अगर जो पढ़ाया जाए उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए ना। और तुम एनसीईआरटी भी पढ़ते थे क्या 11th में? आइडिया था क्या एनसीईआरटी पढ़ने का? कि 11th में उतना एनसीईआरटी तो सिर्फ बायो का और बाकी केमिस्ट्री का उतना आइडिया नहीं था क्या करना है 11th में। बाद में जैसे-जैसे प्रोग्रेस किया वैसे-वैसे पता चला और एनसीईआरटी पढ़ा मैं केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी थोड़ा-थोड़ा। और तुम अभी क्या मतलब क्या सजेस्ट करना चाहो? तुम नीट की एग्ज़ाम दे दिए हो, तुम क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को जो मतलब अभी 11th में आ रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सजेस्ट करोगे क्या उसको? हाँ, स्टार्टिंग में 11th में एडमिशन लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बायो का एनसीईआरटी उसको अच्छे से पढ़ना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ होता है, तो उसको बार-बार रीडिंग करना है, उसको समझना है। और बाकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का एनसीईआरटी है वो जैसे-जैसे प्रोग्रेस करता है, उसको पता चल जाता है कि उसको कैसे पढ़ना है। ओके। तो तुम्हारा पढ़ने का रूटीन क्या था? मतलब तुम कैसे पढ़ते थे दिन भर में? क्या रूटीन था तुम्हारा? जैसे मैं तो कोचिंग में था 11th और 12th में, तो हम लोग का कोचिंग चलता था 2 से 8। तो वही है, सुबह का टाइम था, सुबह 8 बजे उठने के बाद कोचिंग से पहले 1 बजे तक और उसके बाद से फिर से कोचिंग से आने के बाद 9 बजे से पढ़ते थे और उधर रात के शिफ्ट में 2-3 घंटा और सुबह में 3-4 घंटा हो जाता था कोचिंग के साथ। मतलब तुम कितना टाइम देते थे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को? क्या कैसे-कैसे टाइम देते थे? कैसे डिवाइड किए थे तीनों पढ़ने का? मेरा ये रूटीन था कि जैसे मैं सुबह उठा तो फिजिक्स को सुबह करता था और उसके बाद जो है कोचिंग से आने के बाद रात को जो है बायो पढ़ता था और उसके बाद थोड़ा-सा केमिस्ट्री और जो भी क्वेश्चंस रहते थे, उसको मैं कर लेता था। ओके। कितना बार जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे नीट का, तो कितना बार तुम घर गए थे मतलब नीट के प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घर चले जाते हैं और टाइम वेस्ट होता है इसमें। तुम कितना बार घर गए थे प्रिपरेशन के दौरान? मैं गया हूँ मैं 4-5 बार वही है। तो वही है, घर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और बस वही होता है कि घर से आने के बाद जो है रिदम बनाना होता है दोबारा से। तो वो रिदम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि 11th में जब पढ़ाई होता है, तो पढ़ते रहते। फिर जो जब टेस्ट आता है ना, तो वो रिवाइज़ नहीं कर पाते। तुम कैसे रिवाइज़ करते थे वो टेस्ट के दौरान? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना, उसको डेली का डेली पढ़ना है और उसके बाद संडे का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पूरा पीछे का पढ़ाया गया है संडे को एक बार रिवाइज़ कर लेना है और रिवाइज़ करने से ये होता है कि ऐसे जब टेस्ट होगा ना तो वो पता रहता है, तो जल्दी-जल्दी रिवाइज़ हो जाता है।
तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि संडे को जो भी पढ़ाया गया उसको एक बार देख लेना होता है। अच्छा, फिर हम मूव करेंगे 12th में। 12th में तुम्हारा बोर्ड भी था और तुम बोर्ड के साथ ही क्लियर किए हो, तो फिर तुम कैसे मैनेज किए, मतलब बोर्ड के साथ ही बोर्ड के एग्ज़ाम दे करके फिर कैसे मतलब किए थे तुम अपना प्रिपरेशन? 12 में जब मैं स्टार्टिंग में गया तो पहले उतना बोर्ड के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि पता था कि बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड के लिए 2 महीने काफ़ी है। तो इसलिए 12 में मैं पूरा वो 12 का जो भी पढ़ाया जाता था उसको प्रैक्टिस करता था। लास्ट के जब मंथ्स आए 2-3 महीने पहले बोर्ड्स का, तो उसको पढ़ने लगा, मतलब साइड से 2-3 घंटा जो भी बोर्ड्स का हो, और ऐसे हो गया। मतलब बोर्ड्स को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बोर्ड्स हो जाता है। तुम्हारा बिहार बोर्ड था क्या? हाँ, अच्छा, मतलब तुम जब मतलब बोर्ड के लिए शुरू से उतना फोकस नहीं कर रहे थे, शुरू से तुम नीट पे फोकस कर रहा था, लास्ट के 2 महीना तुम बोर्ड पे दिए थे सिर्फ ना? और तुम जब लास्ट के 2 महीना जब पहुँचे तब नीट का एग्ज़ामिनेशन जब करीब था, तो मतलब तुमको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा होगा, एंग्ज़ायटी होता होगा, तो तुम कैसे कोप अप किए थे, इसको मैनेज कैसे किए थे? हाँ, वो तो लास्ट में होता है कि क्या हुआ, तो बस वही है कि कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ते रहना है, और जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करते रहना है, और मोटिवेट करते रहना है खुद को, तो हो जाएगा। जैसे तुम कोटा में थे, कोटा का तो बहुत सा मतलब जानते हो कोटा का एनवायरनमेंट कैसा, तुम उस माहौल में कैसे मैनेज किए थे खुद को? कोटा में वही है, अगर जो है नीट निकालना है तो बस पढ़ते रहना है, और थोड़ा-सा बाहर, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सोशल होना है, तो एनवायरनमेंट भी वहाँ का दोनों है। अगर जो वहाँ पे जा रहा है पढ़ने के लिए तो डाइवर्ट भी हो सकता है, तो बस ये सोच के जाना है कि हाँ, हमको जो है नीट निकालना है, तो उसके हिसाब से पढ़ना है, तो हो जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम मतलब कि लास्ट के 2 महीना जब मतलब करीब था एग्ज़ाम, अभी जो बच्चा भी एग्ज़ाम देने वाले नीट का, अभी 2 महीना बचा हुआ, मतलब 2 महीने में तुम कैसे प्रिपेयर किए थे? टेस्ट कैसे दिए थे? मतलब 1 हफ्ता में कितना टेस्ट देते थे? क्या था स्ट्रैटेजी तुम्हारा लास्ट के 2 मंथ में? लास्ट के 2 मंथ में वही स्ट्रैटेजी का था कि सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट देना है, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के 2 महीने में, क्योंकि टेस्ट देने से पता चलता है ना कि क्या स्कोर आ रहा है, और उसके बाद टेस्ट में क्या-क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो वही है, लास्ट के टाइम में जो है सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए, और टेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे क्या गलती हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, टेस्ट दे के आते हैं और बस साइड में फेंक देते हैं पेपर, तो वो सही नहीं होता है। उसको एनालिसिस करने से पता चलता है कि आखिर जो है मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, तो मार्क्स बहुत इंप्रूव होते हैं ऐसे करने से। मतलब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी बच्चा नीट का प्रिपरेशन करे उसके लिए। हाँ, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस कोई नहीं कर रहा है तो फ़ायदा ही नहीं है, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है मार्क्स में। अच्छा, तुम लास्ट के 1 मंथ में मतलब 1 हफ्ता में कितना टेस्ट देते थे? वही था हम लोग का, 1 हफ्ता में 2 या 3 टेस्ट होते थे। मतलब जैसे बोलता है कि रोज़ टेस्ट देना एक लास्ट 1 मंथ में, ये सही है क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग? हाँ, रोज़ भी दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। रोज़ भी दे सकते हो या 3-4 बार दे सकते हो, जैसे चल रहा है प्रोग्रेस उसके हिसाब से। अच्छा, तुम लास्ट 1 मंथ में तुम पूरा पढ़ते थे कि सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे और शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे? ऐसा क्या था तुम्हारा लास्ट में और रिवीज़न करने का स्ट्रैटेजी क्या था? मैं क्या किया था कि जैसे फिज़िक्स हो गया और केमिस्ट्री हुआ था, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के टाइम में, क्योंकि जो है कोचिंग में जो नोट्स बनवाए जाते हैं वो थोड़ा अगर पढ़ने बैठे तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं फिज़िक्स के लिए उसका जो भी फ़ॉर्मूला है उसका एक शीट बना लिया था, उसको पढ़ता था, और बाकी केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उसको एक शीट में अलग बना के एग्ज़ाम से पहले उसको बार-बार रिवाइज़ करना होता था, तो वो बहुत आसानी से हो जाता था। तो ये बहुत हेल्प करता था शॉर्ट नोट्स बनाना। अच्छा, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब लास्ट में किए थे क्या? कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लास्ट में? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इनिशियली जब तैयारी करते हैं तो वो चैप्टर वाइज करते हैं, लेकिन जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो भी पीवाईक्यू है या जो भी कोचिंग का मटेरियल है उसको मैं करता था। मतलब कोचिंग का मटेरियल जो है, अगर जो भी कोई भी कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, उसका जो कोचिंग का मटेरियल है, वो बहुत ज़रूरी होती है मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ, वो उससे हो जाता है, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू करने से वो पता चलता है कि वो कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं।